मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। आज हम करने जा रही हैं +2 अकाउंटेंसी के थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। आज हमारा इस चैप्टर का थर्ड लेक्चर है और आज हम करेंगे इसके अंदर जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव में दे रखा है। आज हमारा जो है लेक्चर होगा मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। इसके 3 मेथड है, जिसमें से आज हम पहला मेथड करेंगे इस लेक्चर के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा टोटल पहले तो देखते हैं कि मेथड कितनी है। देखो ये दे रखा है कि वैल्यूएशन मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो इन्होंने कहा है कि जो हमारी गुडविल होती है वो होती है इंटेंजिबल, दिखती नहीं है, जो कि हमने पहले पढ़ा है। अगर इंटेंजिबल है तो इसका मूल्य कैलकुलेट करना बहुत ही एक मुश्किल काम है। व्यवसाय के विक्रय की दशा में इसका मूल्य क्रेता और विक्रेता का आपसी जो एग्रीमेंट होता है उस पर डिपेंड करता है। तो ख्याति या गुडविल जो है, इसकी वैल्यूएशन किस करने की कौन कौन सी विधियां हैं, किस किस मेथड से इसको वैल्यूएट किया जाता है। तो सबसे पहला मेथड दिया है इन्होंने एवरेज प्रॉफिट मेथड, यानी कि जो एवरेज प्रॉफिट होता है पिछले 4-5 वर्षों का, उसके बेस पे इसको कैलकुलेट किया जाता है। दूसरा कैलकुलेशन का मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड। जो एवरेज से ज़्यादा प्रॉफिट होता है उसको हम सुपर प्रॉफिट कहते हैं, उस बेस पे कैलकुलेट किया जाता है। और थर्ड है कैपिटलाइजेशन मेथड। तो आज के जो लेक्चर में हम पहला मेथड करेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो स्टार्ट करते हैं कि एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या होता है। यह गुडविल के मूल्यांकन की एक बहुत ही सरल और एक व्यवहारिक विधि बताया गया है। इसको सरल भी और एक व्यवहारिक भी है। इस विधि में गुडविल की वैल्यूएशन कुछ पिछले वर्षों के लाभों के औसत को एक निश्चित संख्या आपको क्वेश्चन में दी मिलेगी, 3 वर्ष के क्रय के बराबर या 4 वर्ष के क्रय के बराबर, उससे गुणा करके जो संख्या होगी 3 या 4 ऐसे दिया होगा, उससे गुणा करके इसको कैलकुलेट किया जाता है। तो इसके अंदर सबसे पहले क्या करोगे आप, पिछले वर्षों के प्रॉफिट लेकर उसका औसत निकालोगे, ठीक है, एवरेज। फिर उस एवरेज को जो ये क्वेश्चन में नंबर दिया गया इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका एवरेज ये निकल आएगी गुडविल। तो इसका फॉर्मूला देखो, वैल्यू ऑफ गुडविल एवरेज प्रॉफिट जो अभी बताया आपको, इनटू में नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, ये आपको क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ मिलेगा और इसका प्रॉफिट दिया हुआ मिलेगा, आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना होगा। तो इस विधि में क्या होता है, पिछले वर्षों का औसत लाभ ज्ञात करना पड़ता है, एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ता है। और इस प्रॉफिट को निकालने का मेन जो पर्पस होता है, ये जानना होता है कि फ्यूचर में व्यवसाय में कितने एस्टिमेटेड प्रॉफिट होने की संभावना है। यानी कि जो एवरेज प्रॉफिट आएगा उसके बेस पर हम एस्टिमेट लगाएंगे कि फ्यूचर में कितने प्रॉफिट होने वाले हैं। पिछले वर्ष के वास्तविक लाभों में से कुछ एडजस्टमेंट करने के बाद ही एवरेज प्रॉफिट निकाला जाता है। यानी कि जो पीछे के ईयर में प्रॉफिट दिए होंगे उनमें आपको कुछ एडजस्टमेंट करनी होगी, और ये एडजस्टमेंट इस चैप्टर में मोस्टली क्वेश्चन के अंदर आएगी। तो ये एडजस्टमेंट याद कर लो कौन कौन सी होती है। सबसे पहला है वर्ष की अब नॉर्मल इनकम, असाधारण आय। देखो इसके नाम से पता चल रहा है, असाधारण आय को जो भी रिलेटेड ईयर, जिस रिलेटेड ईयर से है ये रिलेटेड है, उस ईयर के प्रॉफिट या इनकम में से इसको कम कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब नॉर्मल इनकम है ये। अब नॉर्मल इनकम मतलब ये रूटीन में मिलने वाली इनकम नहीं है, कभी कभार जो मिलती है इनकम, उसी को ही अब नॉर्मल इनकम बोलती है। सेकंड है अब नॉर्मल लॉस, को भी हम रिलेटेड ईयर की जो इनकम है उसके अंदर जोड़ देंगे। ये अब नॉर्मल जो लॉस होती है उसको हम ऐड कर देंगे। आपने पहले ही पढ़ा ही होगा कि जो हानियाँ होती है उनकी तो एडजस्टमेंट कर ली जाती है, या हम कहते हैं उनका तो प्रबंध कर लिया जाता है और प्रॉफिट का नहीं किया जाता। तो इसमें अब नॉर्मल लॉस को क्या करोगे आप, ऐड करोगे और अब नॉर्मल इनकम को लेस कर दोगे। इसके बाद थर्ड, इन्वेस्टमेंट की कोई आय है तो विनियोगों की आय को संबंधित वर्ष की आय में से कम कर देना चाहिए। क्या कहा है, इन्वेस्टमेंट पर कोई भी इनकम होती है
तो उस वर्ष की इनकम में से इसको कम कर देना चाहिए। कारण क्यों? क्योंकि ये जो इनकम होती है व्यवसाय की सामान्य व्यावसायिक आय नहीं है, यानी कि अगर सामान्य नहीं है तो ये भी अब नॉर्मल ही हुई। तो इस कारण से इसको हम क्या करेंगे, ये आय जो है इसको कम कर देंगे, इसको भी हम माइनस कर देंगे। तो आपको ये 2-3 पॉइंट है, ये थोड़े से, ये वाला पॉइंट थोड़ा सा घुमा कर दिया हो सकता है, इस तरह का पॉइंट भी घुमा कर दिया हो सकता है। तो इनको अच्छे ढंग से आपको स्टडी करके उसके बाद ही इसको एडजस्टमेंट को करना है। 3 पॉइंट एडजस्टमेंट के। तो अब हम सवाल करते हैं। द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म सौरभ, मोहित एंड निखिल 1 लाख। द नेट प्रॉफिट फॉर लास्ट 3 ईयर, 3 ईयर का 13-14 का 40,000, 14-15 का 46 एंड 15-16 का कितना दे दिया, 52 दे दिया। देयर वाज अब नॉर्मल लॉस 3000। अब नॉर्मल लॉस को क्या करना है, माइनस करना है आपको। 2014-15 में दिया है। अब नॉर्मल लॉस कब की है, अब नॉर्मल लॉस है आपकी 2014-15 की है। तो इस प्रॉफिट में से जो 14-15 का है उसमें से ही लेस करोगे, ऐड करोगे आप। लॉस एंड लॉस को ऐड किया जाता है। गुडविल ऑफ द फर्म वाज टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ये नंबर आपको बताया था कि क्वेश्चन में मिलेगा, यही वाला नंबर है वो। फॉर द लास्ट 3 ईयर कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म। तो कैलकुलेट करेंगे। अभी हमारा प्रॉफिट जो पर हम क्वेश्चन में दे रखा है 3 ईयर का 2000, 13-40 का तो दे रखा है, 14 का 40,000 और 14-15 का कितना था, 46,000 था और 3000 एबनॉर्मल लॉस, टोटल 49 हो गया। और 15-16 का 52। इन तीनों का टोटल कर लिया तो ये आ गया 1,41,000। अब क्या करना है, हमें एवरेज निकालना है। कितने ईयर का प्रॉफिट आया था, 3 का। तो इस टोटल को हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज कितना आ गया, 47,000। तो अब हम क्या करेंगे, हमें नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने दे रखे थे क्वेश्चन में, ये दिखा देती हूँ आपको, 2 दे रखे थे, 2 दिए हुए थे। तो अब क्या करेंगे, फॉर्मूले में पुट करेंगे। फॉर्मूला क्या था हमारा, गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। एवरेज प्रॉफिट कितना निकाला हमने, 47। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने, 2। तो यह होगी आपकी गुडविल 94,000। कितना आसान सा सम था ये। इसके बाद हम करते हैं 4th इलिस्ट्रेशन। मीना परचेज सीमीज बिजनेस फ्रॉम 1 अप्रैल 2018। द प्रॉफिट डिस्क्लोज बाय सीमीज बिजनेस फॉर द लास्ट 3 ईयर वाज, पिछले 3 वर्ष का प्रॉफिट इस तरह से दिखाया गया है सीमी का। ईयर एंडिंग 31 मार्च 2016 को ईयर ख़त्म होता है, उसका प्रॉफिट था 40,000। इसके अंदर अब नॉर्मल लो गेन है, तो क्या करेंगे, अब नॉर्मल गेन होती है अब नॉर्मल इनकम, तो इसको इसमें से लेस करके हम 35,000 दिखाएंगे। साथ के साथ बताती जाती हूँ। ये देखो, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2016 40,000 माइनस क्या करेंगे 5,000, 35,000 दिखा दिया। इसके बाद आता है सेकंड, हमारा सेकंड दिया है ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017 50,000 आफ्टर चार्जिंग एन अबनॉर्मल लॉस ऑफ 10,000। अबनॉर्मल लॉस को क्या करते हैं हम, ऐड करते हैं। तो यहाँ 2017 का दे दिया 50,000, ऐड कर देंगे अबनॉर्मल लॉस, तो ये आ जाएगा हमारा 60,000। इसके बाद थर्ड हमारा आता है, ये दे रखा है ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018 45,000 प्रॉफिट था। एक्सक्लूडिंग 5,000 एज एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ फर्म्स प्रॉपर्टी नाउ इंश्योर्ड। ये क्या है, एनुअल है, एनुअल इंश्योरेंस है। तो देखो एनुअल हो गया तो ये हमारा कौन से नेचर का हो गया, रिकरिंग नेचर का। रिकरिंग नेचर का मतलब है कि ऐसा एक्सपेंसिव जो हर साल किया जाता है। तो इसके आप 2 तरीके से कर सकते हो, या तो इसको हर साल में से लेस करो, तीनों में से लेस करो, या फिर आप एवरेज निकाल के ही इसको लेस कर दो। 2 तरीके से आप इसको कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे, इसको एवरेज निकाल के लेस करेंगे। अगर एवरेज निकाल के नहीं करना चाहते हो तो जो भी एनुअल चार्जेज आ जाता है, कोई भी एनुअल चार्जेज हो तो उसको सभी ईयर में से लेस कर दो, या फिर एवरेज निकाल के लेस कर देंगे। तो हम दूसरा तरीका लेके चलेंगे कि एवरेज में से लेस करेंगे।
तो इसका प्रॉफिट कितना दे रखा है 45,000। हमने 45,000 यहाँ लिख दिया। 31 मार्च 2018 का 40,000। टोटल कितना हो गया हमारा प्रॉफिट 1,40,000। हमारा प्रॉफिट हो गया 1,40,000। अब देखो ये प्रॉफिट कितने ईयर का था 3 ईयर का था। आगे क्वेश्चन और पढ़ लेते हैं। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फर्म गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज। 2 ईयर परचेज के बेस पे निकालना है लास्ट 3 ईयर के एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट दे रखा है परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर। अब देखो हमने 3 सालों का प्रॉफिट टोटल कर लिया। तीनों का टोटल हो गया हमारा 1,40,000 हो गया। इसका एवरेज निकालेंगे तो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा 140 डिवाइड बाई 3 हमारा आ गया 46,667। अब एनुअल चार्जेज हैं। एनुअल चार्जेज हर साल होता है तो एवरेज में से लेस कर दो तो आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया 41,667। अब गुडविल निकलनी है हमें तो गुडविल के लिए हम क्या करेंगे 2 ईयर परचेज दे रखी है तो ये जो है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 2 दे रखे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी गुडविल आ जाएगी 83,334 रुपीज़ आ जाएगी। तो इसके बाद हम करते हैं 5th। A and B are partner in firm sharing profit and losses in the ratio of 2:1. They decide to take C into partnership for 1/5 share on April 1st, 2017. For this purpose, goodwill is to be valued at 80%. ध्यान देना ये कह रहा है 80% of the average annual profit of the previous 3 year or 4 year whichever is higher। यानी कि ये कह रहा है पिछले 3 वर्षों का एवरेज प्रॉफिट और पिछले 4 वर्षों का एवरेज प्रॉफिट इन दोनों में से जो ज़्यादा होगा उसका 80% क्या होगी हमारी गुडविल होगी। तो ये हमें इन्होंने प्रॉफिट दे रखी है 2014, 15, 16, 17 के ये हमारे हो गए प्रॉफिट साइड में दे रखे हैं प्रॉफिट। अभी हमें क्या करना होगा 3 ईयर का। सबसे पहले 3 ईयर का कैलकुलेट करोगे तो देखो यहाँ तो ईयर तो 4 है, बच्चे यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं 14 से लेके 16 तक कैलकुलेट कर लेते हैं 3 ईयर का। तो ये तरीका आपका गलत होगा। आपको कहाँ से लेना है करंट ईयर से लेके पीछे जाना है और ये 3 ईयर लेने 1, 2, 3। या आप यहाँ से स्टार्ट करो 2017 1 ईयर हो गया, 16 2 हो गया और 15 3 हो गया। 4 में लेंगे तो चारों ही आ जाएंगे, कोई चक्कर ही नहीं है। तो इन तीनों का हम पहले टोटल करते हैं। तो इसको एक टेबल के द्वारा हम समझते हैं। तो इसमें हम टोटल कर लेते हैं यहाँ बेस्ड ऑन 3 ईयर प्रॉफिट और बेस्ड ऑन 4 ईयर प्रॉफिट। 3 ईयर के प्रॉफिट करेंगे तो हमने देखो लिए हैं 80,000 यानी 3 ईयर के ये आगे हमारे तो 80, 76 और 120 80, 76, 120 टोटल हो गया 2,76,000। 4 ईयर के लेंगे तो सारे टोटल हो जाएंगे यानी कि 98,000 को भी इंक्लूड कर लेंगे और ये सारे तीनों हो जाएंगे। इन तीनों को टोटल कर लेंगे चारों को। अब हम क्या करेंगे एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे। इसमें हमने कितने ईयर का लिया 3 ईयर का तो इस टोटल को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा 92,000। इसमें हमने लिया 4 ईयर का प्रॉफिट तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो इसका एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा 93,500। अब क्वेश्चन देखो क्वेश्चन में कौन सा ज़्यादा है पहले ये देख लो। 3 ईयर का था 92,000 और 4 ईयर का था आया था 93,500 तो इसमें ज़्यादा वाला ये है। अब क्वेश्चन में क्या कहा था इसने कहा था कि 80% होगा इन दोनों में जो भी ज़्यादा है। अब ज़्यादा कौन सा है हमारा 4 ईयर वाला है। तो इसका हम क्या करेंगे ये जो दे रखा है 93,500 इसका 80% निकाल लोगे ऐसे करके 80% निकालोगे तो ये आपकी आ जाएगी गुडविल 74,800। तो इस तरह से हम इसकी गुडविल की वैल्यूएशन कर लेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा A, B are partner sharing profit and losses in the ratio of 3:2. They agree to take C partnership for 1/3 share. For this purpose, goodwill is to be valued at 2 year purchase of average profit
ऑफ लास्ट 4 ईयर, क्या दिया इन्होंने, लास्ट के 4 ईयर दिए, विच वेरेज जो दे रखे हैं इन्होंने। तो 2014 का क्या दिया प्रॉफिट, 15 का भी प्रॉफिट दे दिया इन्होंने, इसके बाद 16 का दे दिया इन्होंने, 16 का भी प्रॉफिट दे दिया, और 17 की क्या दे दी इन्होंने, लॉस दे दी है। तो अब आगे नीचे कह रहा है ऑन 1 अप्रैल 2016, किस तारीख को बोल रहा है, 1 अप्रैल 2016, यानी कि इस ईयर में इस ईयर में इंक्लूड होगी, क्योंकि ये ईयर जो ख़त्म हो रहा है वो 1 अप्रैल 2016 को स्टार्ट हुआ होगा और ख़त्म कब होगा, 31 मार्च 2017 को। ये कह रहा है कि 1 अप्रैल 2016 को ए मोटर बाइक कॉस्टिंग 50,000 वाज परचेज, एक मोटर बाइक खरीदी थी एंड डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट, और उसको किस में डेबिट कर दिया, ट्रैवलिंग अकाउंट्स एक्सपेंसेस में डेबिट कर दिया। तो पहले तो ये देखो मोटर बाइक थी वो क्या थी, आपकी एसेट्स थी, उसको एसेट्स में जोड़ना चाहिए था, पर इन्होंने किस में ऐड कर दिया, एक्सपेंसेस में, जो कि इन्होंने गलत किया। 50,000 जुड़ने से इस साल की लॉस बढ़ गई है। आगे कह रहा है ऑन विच डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज रेट ऑफ 20% पर एनम, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल, और इस पे 20% आपको चार्ज करना था डेप्रिसिएशन। अब देखो इनसे गलती क्या हुई, जो एसेट्स थी उसको इन्होंने ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में लिख दिया, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में लिख दिया तो वो तो एक एक्सपेंसेस हो गया। एक्सपेंसेस होने के कारण क्या हुआ, जो डेप्रिसिएशन है वो एक्सपेंसेस पे तो लगता नहीं, अगर इसको एसेट्स में लिखते तो इस पे डेप्रिसिएशन काटते, पर इन्होंने एक्सपेंसेस में लिख दिया तो वो डेप्रिसिएशन काटना भी भूल गई। तो अब इन्होंने गलती क्या की, इस साल का प्रॉफिट था 70,000, ठीक है, 70,000 बना था 50,000 रुपये ऐड करने के बाद, तो ये 50,000 रुपये अब हम लेस कर देते हैं, ठीक है। बची कितनी लॉस आपकी, 20,000 रुपये की लॉस है, ये ऊपर देखो लॉस दे रखी है। अब इन्होंने एक और गलती क्या की, एक्सपेंसेस दिखाने के कारण 20% डेप्रिसिएशन नहीं दिखाया। 50,000 पे 20% डेप्रिसिएशन कितना होगा, 10,000, जो कि वो उन्होंने दिखाया ही नहीं। तो अब ये 10,000 रुपये का डेप्रिसिएशन, यानी कि ये तो एक्चुअल की लॉस थी, जो लिखनी थी वो तो लिखी नहीं, और जो नहीं लिखनी थी वो इन्होंने लिख दी। तो अब टोटल लॉस कितनी बच गई आपकी, 30,000 रुपये। अब 70,000 की लॉस नहीं है, क्योंकि अगर इसको एडजस्ट करते हैं तो अब लॉस आती है आपकी 30,000 की। तो अब हम इसको करते हैं, तो 2014 के ऊपर देखो उन्होंने प्रॉफिट दे रखे हैं 50,000, 15 के 1,20,000, तो 2014 के 50,000, 15 के 1,20,000 और 16 के 1,80,000 और 17 के देखो अभी हमने लॉस निकाली थी ना 30,000, तो इन चारों का टोटल बन जाता है 3,20,000 रुपये। अब इसके कितने ईयर हैं, 4 ईयर लिए, तो 4 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 80,000। अब क्वेश्चन में क्या कह रखा है इन्होंने, कितने नंबर ऑफ ईयर परचेज है, क्वेश्चन में इन्होंने 2 ईयर परचेज दे रखे हैं। तो ये देखो यहाँ पे मिलेगा, ये ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, इसको ध्यान से रीड करना, 2 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट स्टार्टिंग में दे रखा है। तो एवरेज प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, 2 ईयर से या 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। गुडविल एवरेज प्रॉफिट 80,000, नंबर ऑफ ईयर परचेज आगे 2, तो ये आ गई गुडविल आपकी 1,60,000। इस तरह करके हम कैलकुलेट कर लेंगे। सेकंड मेथड हमारा आता है एवरेज प्रॉफिट का, या ये थोड़ा सा इसका इम्प्रूव्ड वर्जन कह सकते हो आप एवरेज प्रॉफिट का, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। वेट दे देते हैं इसमें, इतना ही फर्क है। ये विधि ओस्ला विधि का एक संशोधित रूप है। इस विधि में प्रत्येक वर्ष के लाभ को भार यानी कि वेट दे दिया जाता है। सबसे नया जो वर्ष होता है करंट ईयर को सबसे ज़्यादा वेट दिया जाता है। जैसे 2014, 15, 16, 17 4 वर्ष हैं, तो इनको इस तरह से आप वेट दोगे। 17 को 4 यानी कि गिनती कर लो, ये 4 है तो यहाँ से हम 4 देंगे, 3, 2, 1 इस तरह से दिया जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका जो प्रॉफिट होगा उसकी और इस वेट की मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट निकाल लेंगे। ठीक है, प्रत्येक वर्ष के लाभ को इससे प्रदान किए गए भार से यानी कि वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर ये जो टोटल प्रोडक्ट आएगा उसका जोड़ करके हम जो वेट है इसके टोटल से डिवाइड करके एवरेज प्रॉफिट
निकाल लेंगे और फिर नंबर ऑफ ईयर परचेज होता है उससे मल्टीप्लाई करके हम गुडविल निकाल लेंगे। फॉर्मूला देखो, वेटेड एवरेज प्रॉफिट टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट बटे में टोटल वेट। पिछले क्वेश्चन में क्या लिया था, टोटल नंबर ऑफ ईयर लिए थे, जैसे 3 4, इसमें क्या होगा 3 4 ईयर नहीं लेने, उनको वेट जो दे रखा वो टोटल करके लेना है। फिर गुडविल कैसे निकालेंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर्स ऑफ ईयर परचेज। जो ये वेटेड एवरेज मेथड होता है ये सामान्य औसत लाभ, यानी कि जो हमारा जर्नल जो हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड किया था उससे थोड़ा इससे अच्छा मेथड है ये, क्योंकि ये विधि सबसे नए वर्ष को लाभ, नए वर्ष के जो प्रॉफिट होते हैं या करंट ईयर के प्रॉफिट होते हैं उनको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती है। और इसका कारण भी है क्योंकि सबसे जो नया वर्ष या करंट ईयर होता है उसके लाभों के ही भविष्य में अर्जित होने की संभावना होती है। इस विधि को ऐसी दशा में अधिक अपनाया जाता है जब पिछले 4 या 5 वर्षों के प्रॉफिट में या तो लगातार गिरावट हुई हो या फिर लगातार उनमें वृद्धि हुई हो। इसके बेस पे अगले फ्यूचर में जो है प्रॉफिट का इजीली हम एस्टिमेट लगा सकते हैं। क्वेश्चन 7, द प्रॉफिट ऑफ ए फर्म फॉर द लास्ट 5 ईयर एज फॉलोज। देखो 11 12 13 14 15 इनके प्रॉफिट दे रखे हैं। आगे कह रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज। कितना दिया है 2 ऑफ वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज को मल्टीप्लाई करना है। द वेट एज एंटर, वेट दिया है 2011 को 1, 2 को 2, 3 4 5, यानी कि जो नया ईयर है करंट ईयर है उसको सबसे ज़्यादा वेट दिया, उससे नज़दीक जो ईयर है उसको उससे कम, उससे नज़दीक जो पीछे ईयर जाता है वेट कम होता जाता है। तो इसको हम करते हैं। सबसे पहले हम इनका प्रॉफिट लिख लेते हैं। तो हमने लिख लिया, यहाँ लिख लेते हैं ईयर एंडिंग 31 मार्च, प्रॉफिट और वेट और प्रोडक्ट। तो 2011 में 43,000, 12 में 50, 13 में 52, 14 में 65 और 15 में कितना हो गया हमारा 85,000 था। अब इनके वेट हम लिखेंगे। अब इनके वेट हमने ऊपर पढ़े थे, 15 को कितना दिया 5 4 3 1 2, इस तरह से। अब इनको क्या करेंगे, प्रोडक्ट कैसे निकालेगा, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, ये जो वेट दिया हुआ है ना इनके आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये प्रोडक्ट आ जाएगा। प्रोडक्ट टोटल आपका कितना आ गया 9 लाख। इस प्रोडक्ट को टोटल करेंगे तो ये आ गया 9,84,000 और इस वेट का टोटल किया तो कितना आ गया, ये आ गया 15। फॉर्मूले में पुट कर देंगे। एवरेज प्रॉफिट मेथड, प्रोडक्ट दे रखा है हमारा 9,84,000 डिवाइड कर देंगे 15 तो एवरेज वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया आपका 65,600। इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 ईयर परचेज से, तो ये प्रॉफिट हो गया हमारा। ये 2 ईयर परचेज मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी गुडविल आ जाएगी 1,31,200। तो ये भी बहुत इजी सा सम था। अब देखो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा इस सम के अंदर। इट वॉज एग्रीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ फर्म एट 3 ईयर परचेज। कितना दिया हुआ है 3 ईयर दिया हुआ है, ये याद रखना है। ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट द पास्ट 4 ईयर, पिछले 4 सालों का दिया हुआ है। अप्रोप्रिएट वेटेड टू बी यूज्ड, हमें वेट यूज़ करना है 2001 के लिए 1, 13 के लिए 2, 14 के लिए 3 और 15 के लिए 4। इसके बाद आगे कहता है द प्रॉफिट फॉर 3 ईयर एंडिंग 30 मार्च, ये मार्च को प्रॉफिट दे रखे हैं 2012 के 20,200, 13 के दे रखे हैं 24,800, 14 के दे रखे 20,000 और 15 के 30,000। अब यहाँ तक तो इन्होंने पिछले सवाल की तरह ही दे दिया। अब इसको समझना आपको पॉइंट को। ऑन स्क्रूटनी ऑफ द अकाउंट्स द फॉलोइंग मैटर्स आर रिवील। कुछ मैटर रिवील हुआ है जब हमने स्क्रूटनी की थी। ऑन 1 दिसंबर 2013 हम खाते बंद कब करते हैं 31 मार्च को कर रहे हैं और इन्होंने क्या किया 1 दिसंबर 2013 की बात है और लास्ट ईयर हमारा कितना है 15 पर ये हमारा 14 है और यहाँ 13 के एंड में इन्होंने कोई अमाउंट दे रखी है।
13 ए मेजर रिपेयर वाज मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्लांट इंक्रीज 6000 विच अमाउंट वाज चार्ज टू रिवेन्यू। अब देखो मेजर रिपेयर होती है वो कैपिटल नेचर की होती है, ये हमें ध्यान रखना है। इन्होंने किस तरह से ट्रीट कर लिया इसको, एज ए रेवेन्यू की तरह, यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंसेस मान लिया, जबकि था ये कौन सा, मेजर जो रिपेयर होती है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, और इन्होंने मान लिया इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानकर इन्होंने पहली गलती तो ये कर दी कि उसके अंदर डेबिट कर दिया होगा। द पेड सम इज चार्ज टू बी कैपिटलाइज फॉर गुडविल कैलकुलेशन सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट। अभी हमें एडजस्ट करनी है, गुडविल कैलकुलेट करने के लिए इसको कैपिटलाइज करना है। ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ 10% पर एनम ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अब देखो इस पे 10% डेप्रिसिएशन लगना था, जब इन्होंने रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया तो इन्होंने डेप्रिसिएशन भी नहीं लगाया होगा। नेक्स्ट कह रहा है, अब इसको हम करेंगे क्या, ये हमारा ईयर जो है कब ख़त्म होएगा, 1 दिसंबर 2013 को है। इन्होंने ये मेजर रिपेयर किया है, खाते बंद करते हैं 2014 को, क्योंकि 31 मार्च 2014 को ही खाते बंद हो गए। तो 14 का प्रॉफिट कितना है, हमारा प्रॉफिट दिया हुआ है 20,000 दे रखा है। इसके अंदर अब हम एडजस्टमेंट करेंगे, एक बार पॉइंट पढ़ लेते हैं सारे। नेक्स्ट दे रखा है, द क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2013 वाज ओवर वैल्यूड बाय 2400। ओवर वैल्यूड कौन सा स्टॉक है, ये एंडिंग का क्लोजिंग स्टॉक है। अब क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड हो जाता है तो उसको हमेशा और हमेशा लेस किया जाता है। और अगर मान लेते हैं ये क्लोजिंग स्टॉक है तो अगले साल क्या होगा, ये ओपनिंग स्टॉक होगा। क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड होता है तो ये लेस किया जाता है हमेशा, और ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड होता है तो वो ऐड किया जाता है। ये आपको पॉइंट याद रखना होगा अच्छी ढंग से। ओवर वैल्यूड क्लोजिंग स्टॉक को ऐड करना है, सॉरी लेस करना है, और ओपनिंग स्टॉक मैं लिख लेती हूँ, याद हो जाएगा आपको। क्लोजिंग स्टॉक अगर ओवर वैल्यूड है तो उसको क्या करना है, लेस करना है, और ओपनिंग स्टॉक है तो उसको क्या करना है, ओवर वैल्यूड है तो उसको ऐड करना है। ये दोनों पॉइंट अच्छी तरह से ध्यान रख लेना। और अगर इससे अपोजिट अंडर वैल्यूड हो जाता है, अगर यही चीज़ अंडर वैल्यूड होती तो इसको हम प्लस करते और इसको ओपनिंग वाले को हम माइनस कर देते, अपोजिट हो जाता। तो ये पॉइंट अच्छे ढंग से समझ लो। क्लोजिंग स्टॉक अगर ओवर वैल्यूड है तो उसको लेस करना है, और ओपनिंग स्टॉक अगर ओवर वैल्यूड है तो उसको ऐड करना है। अगर क्लोजिंग स्टॉक ओवर की जगह या अंडर वैल्यूड दिया होता तो उसको ऐड करते, और ओपनिंग स्टॉक अगर यहाँ अंडर वैल्यूड दिया होता तो उसको हम लेस कर देते। याद हो गया होगा पॉइंट, उम्मीद करती हूँ। नेक्स्ट कह रहे हैं कि टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट एन एनुअल चार्ज 4800 शुड बी मेड फॉर द पर्पज ऑफ गुडविल वैल्यूएशन। अब देखो ये एनुअल चार्ज हो गया, जैसे पिछले एक पॉइंट में आया था ना, इंश्योरेंस आया था एनुअल चार्ज, तो ये एनुअल चार्ज है। एनुअल चार्ज को आप दो तरीके से लेस कर सकते हो, या तो हर एक साल के प्रॉफिट में से लेस कर दो, या फिर उसको एवरेज में से निकाल कर लेस कर सकते हो। तो अब हम इसको सॉल्यूशन में जाके देखते हैं। तो सबसे पहले प्रॉफिट लेने हैं हमें। प्रॉफिट दे रखे हैं 20,224 और 20 और 30,000 दे रखे हैं। तो सॉल्यूशन में आओ, इसको एक टेबल के द्वारा आपको बनाना पड़ेगा, इजी होगा। कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टमेंट प्रॉफिट, तो ये हमारा हो जाएगा 2012, 13, 14, 15। प्रॉफिट कितना है 20,200, 24,800, 20,000 और 30,000। एनुअल चार्ज था, सबसे पहले जो सभी ईयर में से लेस होने वाला उस आइटम को लेस कर देती है। चार्ज फॉर मैनेजमेंट कोस्ट 4800, 4800, 48, 48 सभी एनुअल दिया हुआ है ना, तो इसको लेस करने के बाद ये बच गया हमारा 15, 20, 15 और 25 समथिंग रुपीज़ बच गई। इसके बाद देखो एक आए थे आपकी 6,000 का एक मेजर रिपेयरमेंट थी, जिसको इन्होंने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानकर P&L अकाउंट में डेबिट कर दिया था, जो कि गलत किया। अब हम क्या करेंगे, इसको एज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर मानेंगे।
कैपिटल एक्सपेंडिचर मानकर हम क्या करेंगे, इसके अंदर ऐड कर देंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज टू रिवेन्यू, रिवेन्यू से चार्ज करेंगे। तो क्या करेंगे, अब इसको हम ऐड कर देंगे। ऐड क्यों किया, क्योंकि पहले हमने इसको लेस कर दिया था, जो कि लेस नहीं होना चाहिए था, क्योंकि हमने इसको लॉस में लिख दिया। P&L अकाउंट के डेबिट में लिख दोगे तो आपके प्रॉफिट कम हो गए होंगे, और जहाँ वहाँ तो लिखना ही नहीं था, तो वहाँ उस टाइम नहीं लिखना था, तो हम वहाँ से निकाल लेते हैं और किस में ऐड कर देते हैं, इसके अंदर। देखो ये ईयर कौन सा लिया है हमने, ये 14 लिया है, 14 31 मार्च 2014 को ख़त्म आने वाले वर्ष में हम इसमें लिख देंगे 6000, लिख दिया 6000। इसके बाद टोटल हमारा ये आ गया, इसका 21,200 हो गया, इसका सेम उतना ही है। लेस डेप्रिसिएशन, अब देखो ये 6000 हमारी एसेट्स होगी, ठीक है, इस पे लगना था 10% डेप्रिसिएशन, ठीक है। ये कब हुआ था, मेजर रिपेयर पे एक्सपेंसेस हुआ था 1 दिसंबर को, खाते बंद करते हैं 31 मार्च, तो कितने मंथ हो गए, 4 मंथ हो गए, 1 दिसंबर से 31 मार्च तक 4 मंथ हो गई। तो अब हम क्या करेंगे, इसका हम निकाल लेंगे एक्सपेंसिव, ये निकाल लेंगे डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो इसका कितना निकल आएगा 200। इस साल इसमें से 200 लेस करना चाहिए था, जो कि हमने नहीं किया, तो अब हम लेस कर देंगे डेप्रिसिएशन नॉट प्रोवाइड, जो प्रोवाइड नहीं किया था लेस कर देंगे। और ये क्या बन गई, एसेट्स बन गई। और इन्होंने कहा है कि ये जो डेप्रिसिएशन है रिटन डाउन वैल्यू मेथड पे है, तो इस साल इसकी वैल्यू कितनी थी, 6000 थी। मोटर बाइक या जो भी रिपेयर किया था 6000, कैपिटल एक्सपेंडिचर था ये, तो 6000 थी। अब 200 रुपये इस साल का डेप्रिसिएशन लेस कर दिया, तो एसेट्स की वैल्यू कितनी बची, 5800। तो अगले साल कितना डेप्रिसिएशन लेस किया जाएगा, इसमें से 10%, यानी कि 580 रुपये अगले वर्ष डेप्रिसिएशन लेस कर देंगे। क्योंकि रिटन डाउन वैल्यू मेथड है, इसलिए हम अगले साल 2015 में 580 लेस कर देंगे। तो अब हमारा जो है प्रॉफिट बच जाता है, इसके लेस करने के बाद 15,400, 20,000, 21 और 24,620। इसके बाद आपको बताया था, एक पॉइंट याद करवाया था, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ओवर वैल्यूएशन होती है क्लोजिंग स्टॉक की, तो आपको क्या करना है, क्लोजिंग स्टॉक की ओवर वैल्यूएशन होती है तो लेस करना है। लेस कर दिया आपने, तो ये आपकी अमाउंट आ गई। इसके बाद अब जो ये क्लोजिंग स्टॉक था वो क्या होगा, नेक्स्ट ईयर क्या बन जाएगा, नेक्स्ट ईयर ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। तो ओवर वैल्यूड ही हो गया, अगर पीछे से ओवर वैल्यूड आया है तो इस बार भी ओपनिंग भी ओवर वैल्यूड होगा, तो इसको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे 2400 रुपये। तो अब लास्ट में हमारा जो प्रॉफिट है वो हम इसमें कैलकुलेट कर लेंगे। प्रॉफिट, एडजस्टेड प्रॉफिट आ गया हमारा, चारों सालों का ये आ गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, इसको वेट देंगे। क्वेश्चन में वेट दिया गया था ना 1 2 3 4, तो हमने प्रॉफिट लिख लिया यहाँ 15 तक का, ईयर लिख लिए, प्रॉफिट लिख लिया। प्रॉफिट ये लिखना है आपको जो आपने एडजस्ट किया है ना, ये वाला प्रॉफिट लिखना है, क्वेश्चन वाला नहीं लिखना। ईयर लिख लिए और ये प्रॉफिट लिखोगे आप इसके अंदर, ये हमने चारों लिख दिया। इनको वेट दे दिया, वेट देने के बाद इसको क्या किया हमने, मल्टीप्लाई कर दिया आपस में, इनको इसको और इसकी मल्टीप्लाई होगी, तो ये हमारा प्रोडक्ट आ गया 2,19,280 रुपीज़ आ गया है। अब हमें एवरेज निकालना है। एवरेज निकालने के लिए वेट का टोटल करेंगे, 10 आ गया, प्रोडक्ट का टोटल ये आ गया। अब इसको फॉर्मूले में पुट कर देंगे और इसको हम काटेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 21,900, 28,000 हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये नंबर ऑफ ईयर परचेज दे रखे हैं, तो हमारी गुडविल आ जाएगी 65,000, 7,084। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सवाल अच्छे ढंग से समझ आ गया होगा। अगर अच्छे ढंग से समझ आ गया, नहीं भी आता है तो इस वीडियो को एक बार और देख लेना और अच्छे ढंग से समझ आ जाएगा। और इसके लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।